श्रोताओं नमस्कार। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा अपने 36वें सम्मेलन के दौरान 3 नवंबर 2011 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। 13 फरवरी 1946 में ही संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की स्थापना की गई थी। इसी संबंध में हमारा आज का पॉडकास्ट आपको ऐसी दो हस्तियों से मिलाने जा रहा है जिन्होंने आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मिलिए पूर्व उपनिदेशक सुशील रॉबर्ट बनर्जी जी से एवं पूर्व अपर महानिदेशक सतीश कुमार ग्रोवर जी से। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व रेडियो दिवस। आज सलाम उस जादुई माध्यम को जिसकी आवाज न केवल खबरें लाती है बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। रेडियो ने समय के साथ कई बदलाव देखे, लेकिन इसकी आत्मीयता और विश्वसनीयता आज भी वैसी ही है। इस विशेष अवसर पर हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के पूर्व केंद्र निदेशक और उप महानिदेशक आदरणीय श्री एस रॉबर्ट बनर्जी सर, जिन्होंने वर्षों तक रेडियो प्रसारण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उनसे जानते हैं रेडियो की बदलती दुनिया, उसके सुनहरे अनुभव और आज के दौर में इसकी अहमियत के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले आपको आज विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी आपको और आकाशवाणी परिवार को और हमारे श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर, आज इस शुभ और विशेष अवसर पर आपसे जानना चाहेंगे आपके सफर के बारे में, आपके अनुभव के बारे में। हाँ, जरूर। ये बड़ा अच्छा अवसर है आप लोगों ने मुझे दिया कि मैं अपने श्रोताओं से कुछ अपने मन की बात कह सकूं। वैसे आप सब जानते हैं रेडियो हमेशा ही एक संचार का एक सशक्त माध्यम रहा है, चाहे वो संगीत हो, वार्ता हो, रूपक हो या नाटक हो। इसकी हर विधा ने, आप जानते हैं, लोगों के हृदय को छुआ है। रेडियो का एक मुख्य ध्येय रहा है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। और इस ध्येय को इसने पूरी तरह से इसको सफल बनाया है और इस पर दृढ़ रहा है। वैसे अब समय बीत गया है काफी। मैंने आकाशवाणी 1977 में ज्वाइन किया था और ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। मैं सीधे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकला और कार्यक्रम अधिशासी के पद पर मुझे यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ मेरा और मैं आकाशवाणी लखनऊ में मैंने ज्वाइन किया। और उस समय आकाशवाणी लखनऊ में एक से एक दिग्गज जिसे कहते हैं प्रस्तुतकर्ता और कार्यक्रम अधिशासी रहे, जैसे कमलापति मिश्र जी जो हिंदी कार्यक्रम देखते थे, डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी, शफात अली साहब जो उर्दू प्रोग्राम देखते थे, कुमुद नागर जी, शारदा लाल, शकुंतला मिश्रा, शीला मिश्रा संगीत देखती थी, मुजद्दिद नियासी जो लाइट म्यूजिक देखा करते थे। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मुझे इन लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मैं यंग बिल्कुल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अपनी ही धुन में मतलब झूमता हुआ यहाँ ज्वाइन किया। हमने कहा हम नाटक में ये करेंगे और हम नाटक में वो करेंगे। और जब मैंने यहाँ नाटक विभाग यहाँ जब मेरे को मिला यहाँ नाटक करने का, तो मुझे समझ में आया कि ये कितना कठिन माध्यम है। ये जो माध्यम है, ये माध्यम केवल ध्वनि का माध्यम है और इस माध्यम से मुझे आई हैव टू मेक साउंड विजुअल, मतलब कि मेरा जो श्रोता है वो आंखों से नहीं देख रहा, कानों से देख रहा। सबसे मुश्किल जो मीडियम है किसी भी प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए वो साउंड मीडियम है, क्योंकि आपको सब कुछ ध्वनि के माध्यम से दिखाना है। और उस जमाने में यहाँ एक से एक नाटक विभाग में कलाकार हुआ करते थे। पीएन श्रीवास्तव, राधे बिहारी लाल श्रीवास्तव, संतराम जी, पीडी वर्मा, बिमल बैनर्जी, विश्वनाथ मिश्रा, मतलब आप नाम लीजिए, विजय वास्तव, शहला यास्मीन, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, बेनू कलसी, नीरजा गुप्ता, कुमकुम धर, एक से एक कलाकार।
और मतलब इनके साथ काम करने में इतना आनंद आता था कि आप पूछिए नहीं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रेडियो के माध्यम को समझने में दिया। एक्चुअली आजकल जो कलाकार मैंने देखे जो रेडियो में आते हैं, ऑडिशंस के लिए आते हैं या भाग लेना चाहते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं। आंखों से नहीं देखना, हमें अपने कानों से देखना है। हमें जो कुछ भाव, एक्सप्रेशन, फीलिंग, मूड जो कुछ भी लाना है वो अपनी आवाज से लाना है, अपनी आवाज से खेलना है। इन लोगों ने सालों पूरा जीवन बिता दिया केवल इस विधा को मास्टर करने के लिए, इस विधा को सीखने के लिए। लेखक, एक से एक लेखक, जैसे मुद्रा राक्षस जी, केपी सक्सेना साहब, शंकर सुल्तानपुरी, हमारे न्यूज में वाईडी पंडित, उर्मिल कुमार थपलियाल जी और रंजन लाल जी, एक से एक, मतलब मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया, और वो भी रेडियो नाटक में। देखिए, रेडियो जो है ये इसके 3 मुख्य तत्व होते। कौन से भला? उच्चरित शब्द, स्पोकन वर्ड, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट, ध्वनि प्रभाव, और काफी हद तक साइलेंस। ये 3 तत्वों से जितने भी आपके रेडियो फॉर्मेट्स बने, चाहे आप म्यूजिक का ले लीजिए, चाहे आप रूपक ले लीजिए, चाहे नाटक ले लीजिए, ये 3 तत्वों से पूरे सब फॉर्मेट्स बने, और इन तत्वों को आपको मास्टर करना है। रेडियो नाटक जो है वो इन तीनों तत्वों का ही मिश्रण है। इसमें तीनों तत्व इस्तेमाल होते हैं। संगीत भी इस्तेमाल होता है, उच्चरित शब्द भी इस्तेमाल होता है, ध्वनि प्रभाव भी इस्तेमाल होता है। हमने कई कई घंटों सिर्फ ये सोचने में लगा दिया कि ये इफेक्ट कैसे तैयार होगा, ये मूड कैसे आएगा, ये पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा। तो जब तक आप पर्सपेक्टिव, मूड, फीलिंग, इमोशंस नहीं दिखाएंगे, तब तक रेडियो नाटक आप नहीं प्रस्तुत कर सकते, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो प्रस्तुत करता हो। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, समय कम है इसलिए। एक नाटक था राजा का शाप जी। उस नाटक में एक राजा को एक ऋषि श्राप दे देता है कि जीवन भर तुम्हारे गर्दन में ये मटका फंसा रहेगा। अब आप देखिए, जब ये नाटक प्रस्तुत किया जा रहा था, जो राजा का रोल कर रहा था, हमने हर तरह से उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की। देखिए, मटके के अंदर की आवाज जो होती, मटके के अंदर, वो अपनी एक खास तरह की आवाज होती जी। बिल्कुल। तो वो कैसे निकले? हमारे पास सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि हमें बिल्कुल हूबहू वैसी आवाज निकालनी है जैसे। तो आखिर क्या हुआ, हमने इको इस्तेमाल किया, हमने डिस्टेंसिंग ली, हमने पर्सपेक्टिव बनाया, लेकिन वो इफेक्ट आया ही नहीं। अंत में ये सोचा गया कि लाओ भैया, अब मटका लेके आओ जी। ये मटका जो है, अब मटका जब तक कलाकार के गले में नहीं डाला जाएगा, वो मटके के अंदर से नहीं बोलेगा, तब तक वो इफेक्ट नहीं आएगा। ओरिजिनल अब क्या हुआ, मटका लाया गया। सबसे बड़ी बात मुश्किल आई पहली कि मटका उसके गले में नहीं फंस रहा था, क्योंकि मटके का मुंह छोटा होता। मटके को तोड़ा गया, अब उसको पहना दिया गया। हम खुश, वाह, अब तो हमारा ड्रामा रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद मटके के अंदर से बोला कि सर, मटके में से तो ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट तो देख ही नहीं पा रहा हूँ जी, अब क्या किया जाए। फिर मटके को निकाला गया, मटके में छेद किए गए आंखों के लिए, फिर उसको पहनाया गया, और फिर कहा क्या, बेटा अब आप बोलिए डायलॉग। अब आप सोच लीजिए, एक कलाकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि वो मटके के अंदर से बोल रहा है अपने डायलॉग, और फिर जो उसका इफेक्ट आया है वो यूनिक, असाधारण था जी। हाँ, वो मेहनत के बाद। बिल्कुल। रेडियो नाटक में तब हम साउंड को विजुअल बनाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, अनुपम खेर यहाँ पे थे उस वक्त, भारतेंदु नाट्य केंद्र में उस वक्त लेक्चरर थे, हमारे कलाकार है, मेरे साथ भी रह चुके हैं एनएसडी में, मेरे जूनियर थे, हम लोगों में अच्छी दोस्ती थी। तो नाटक था स्ट्राइकर, एक फुटबॉलर की लाइफ, फुटबॉल प्लेयर की लाइफ पर है, प्रसून बैनर्जी करके था, उसके लाइफ पर था। उसका नाटक का नाम था स्ट्राइकर, मोती नंदी का नाटक था। तो उसमें फुटबॉल खेलनी थी। अब फुटबॉल खेलने का मतलब ये होता है कि आपको पर्सपेक्टिव बनाना। पूरी फुटबॉल फील्ड इतनी बड़ी होती है, एक कोने से बॉल मारी, उसकी आवाज अलग होगी, और जब दूसरे कोने पे जाएगी तो आवाज अलग होगी। तो आपको उस साउंड को आपको क्रिएट करना है। तो हमने, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम
फुटबॉल हमने पहले जमाने में, जो हमारे लोगों के टाइम पे, ये जो अब कॉन्फ्रेंस रूम है आपका आकाशवाणी का, वो स्टूडियो 1 हुआ करता था जहाँ रेडियो ड्रामा रिकॉर्ड किए होते थे जी। वहां पर हमने पूरा प्ले ये स्ट्राइकर, और हमने लिटरली वहां पर सब कलाकारों को फुटबॉल खिलाई, उन्होंने खेली फुटबॉल स्टूडियो के अंदर, ताकि वो जो किक मारते थे दूर से तो उसकी आवाज दूसरी होती थी, ओरिजिनल साउंड से आए। जब हाँ तो वो जी, पर्सपेक्टिव बनता था। जब तक पर्सपेक्टिव नहीं बनाएंगे आप रेडियो नाटक में, आपको डेप्थ नहीं मिलेगी। इस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा क्योंकि बड़ा ही चैलेंजिंग मुझे ये रेडियो नाटक का सब्जेक्ट मिला और मैंने इसको अपनी तरफ से काफी किया इसमें काम, और भगवान की दया से लोगों को मेरा काम थोड़ा बहुत पसंद भी आया, ये अच्छी बात है। इसके बाद जब मैं दिल्ली गया, वहां पर भी मैं सत्येंद्र, शरद, चिरंजीत, दीनानाथ जैसे आजकल के तो लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने रेडियो नाटक को आज जो फॉर्म है को अपने हाथों से बनाया। मतलब ये उस समय के दिग्गज प्रोड्यूसर माने जाते थे रेडियो के। खैर वक्त की बात है, और इस तरह के तो कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो, और रेडियो ड्रामा जो है, मैं सब उन कलाकारों को कहना चाहता हूं जो रेडियो ड्रामा करना चाहते हैं, आप पहले रेडियो सुनिए, समझिए इस टेक्निक को, रेडियो क्या चीज है। हम लोग आंखों से देखते हैं, आंखों से रेडियो में नहीं देखना है, आपको कानों से देखना है, आपको ध्वनि को विजुअल बनाना है। यू हैव टू मेक साउंड विजुअल, दैट इज योर मेन प्रायोरिटी। तो बंधुओं, मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप आइए, रेडियो नाटकों में भाग लीजिए और माध्यम को समझिए और अपना योगदान दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं एक बार फिर विश्व रेडियो दिवस पर अपने श्रोताओं को, अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आगे कभी मौका मिला तो हम और बात करेंगे रेडियो नाटकों पर, रेडियो रूपकों पर और आकाशवाणी लखनऊ पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे श्री एस रॉबर्ट बनर्जी सर, पूर्व केंद्र निदेशक और उपमहानिदेशक आकाशवाणी लखनऊ। सर, आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार आपने हमारे श्रोताओं और हम सब तक पहुंचाने के लिए आपका हृदय से आभार। आपकी बातों से केवल रेडियो की गरिमा को रेखांकित नहीं किया जा सकता, बल्कि इस माध्यम से जुड़े अनगिनत सुनहरे पलों की यादें भी आज ताजा हो गईं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को ये जानकारी उपलब्ध कराई। इतनी रोचक बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज से जिन्होंने लखनऊ में एफएम की शुरुआत कराई, और सिर्फ एफएम की ही शुरुआत नहीं कराई, वो तमाम ऐसे पदों से होते हुए अपर महानिदेशक और डायरेक्टर, एडीजी होकर के, ये हमारे चाहे आकाशवाणी रहा हो, चाहे दूरदर्शन रहा हो, वहाँ पर तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन्होंने बहुत कुछ देखा है, और किस तरीके से उनके क्या कुछ अनुभव रहे हैं, सीधे जुड़ते हैं उनसे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें याद किया। दोस्तों, हमारे साथ सतीश ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत प्यारा नाम, जिनके माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, समझा, और इस रेडियो को इतने अच्छे स्तर तक, जिनके डायरेक्शन में, जिनके कहा जाए गाइडेंस में आज रेडियो पहुंचा है और हम देख पा रहे हैं। तो सतीश ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, और रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे बात करना चाहते हैं सर। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं, और सबसे पहले मैं एफएम के सारे श्रोताओं को इस विश्व रेडियो दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रेडियो तो आप जानते हैं कि आम जनजीवन के माध्यम से जी हम बहुत सी चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो उनके जीवन को सुगम और सुलभ बना सके जी, और उनको नई दिशाएं दे सके, सोच की और एक प्रभावी कदम उठाने की। तो उस दिशा में रेडियो ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रेडियो जो है जी, वो एक जनसंचार का माध्यम, एक सुलभ माध्यम और एक विश्वसनीय माध्यम तो रहा ही है। जी। उसने अपने आप को समय के साथ बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो,
चाहे वो अपने आप को निरंतर विकसित करने की प्रक्रिया हो। जी जी। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का जमाना है, जी जी। सोशल मीडिया का है, और अब ये जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इस बार का टॉपिक भी है, जी ये रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज ए टूल जी। नॉट ए वॉइस। नॉट अ वॉइस। हाँ, तो इस बार का ये थीम रखा गया है। जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति की है। और उसके साथ साथ देखिए, कोई चीज अगर अच्छी बनती है तो उसके साथ साथ कुछ उसके माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये देखना है कि ये कम से कम, क्योंकि ये मानव निर्मित चीज है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इसको बनाने वाला इंसान ही है। बिल्कुल। तो ये देखना है हमें कि इंसान के उन मूल्यों को ये पार न कर जाए, जो हम हमारे जीवन को एक आकर्षक रूप में, एक सुलभ रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। जो हमारी मान्यताएं हैं, जी जी। हमारी जो अपेक्षाएं हैं, जी उन सब के ऊपर खरा उतरने के लिए हमें एक सोच की आवश्यकता होगी। और उस सोच में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सहायक हो सकता है। और इसको अपनाने के लिए हमें बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए सहायक तो है ही है। हमारे लिए कंटेंट क्रिएशन के लिए या हमारे आर्काइव्स के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और फिर रेडियो तो आप जानते हैं, रेडियो ने जो विकास की यात्रा बहुत दिनों से आरंभ की हुई है, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो जी। लेकिन आकाशवाणी की एक अपनी अलग पहचान है, क्योंकि इसने अपने जो मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, उनको साथ रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी। और उसमें आप सारे जितने भी रेडियो जॉकीज हैं, अनाउंसर्स हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि ये शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी जी। तो हम अगर इसके साथ इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अपने रेडियो के कार्यक्रमों में इसका उपयोग करते हुए जी जी। आगे बढ़े, तो जरूर हमारे समाज में और हमारे लोगों को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे हम अपने देश को और आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। जी जी। और ये आज का दिन तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 13 फरवरी जो है, ये यूनेस्को द्वारा 2011 में मेंबर्स द्वारा किया गया था इसका चुनाव, और बाद में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी इसको 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की प्रथा शुरू की। जी जी। तो ये इतना रेडियो की एक अहम भूमिका हमारे जीवन में है। और सबसे बड़ी चीज ये, भले विजुअल मीडिया भी है हमारे सामने, लेकिन रेडियो की महत्ता अपने आप में अलग है, क्योंकि रेडियो ने हमेशा अपनी विश्वसनीयता को कायम किया है लोगों के बीच में। और खासकर ऐसे समय में जब हमें कुछ ऐसी आपदाओं के सामने पड़ना पड़ा हो, और उसमें रेडियो ने आगे बढ़कर लोगों को उसके बारे में सचेत किया है, उसमें जानकारी उनको दी गई है। तो आज देखा जाए तो रेडियो जो है, वो चाहे जनसंचार का माध्यम तो है ही है, उसके अलावा एक सुलभ और विश्वसनीय माध्यम रहा है। लोगों को अभी भी उसके ऊपर इतना विश्वास है कि रेडियो से जो भी हम सुनेंगे वो बहुत अच्छी। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खासकर विजुअल मीडिया में बहुत बुरी तरह से उसने प्रभावित किया है। फेक वीडियोस भी चल रहे हैं, तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इस दिशा में निरंतर हमें सावधान रहना होगा कि इसका दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल। और बिल्कुल। ये हमारी जो विश्वसनीयता है, हमारी आवाज है, उसको ना दबा पाए। जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ख्याल रखनी है, और इस तरह से आपको रेडियो को, उसकी आवाज को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला, आपका मार्गदर्शन हमें मिला, और निश्चित रूप से ये जो बातें आपने बताई हम सबके लिए बहुत काम की हैं, और आज रेडियो दिवस पर ये बातें और भी ज़्यादा खास हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, हमारा पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में आपको मिलवाएंगे फिर एक मशहूर हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार।